हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। टॉपिक क्या है? इसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेन कंटेंट्स जो इस वीडियो के होने वाले हैं वो है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेज, इफेक्ट्स और प्रिवेंशन मेजर क्या हैं, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर हम बात करें जो रेडिएशन सन से आती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट नहीं करती। मतलब सीधा सीधा हम एक चीज कह सकते हैं, ग्रीन हरित प्रभाव भी हम इसको कहते हैं कि सॉरी, इसको हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो धरती तक तो आ जाती हैं, लेकिन धरती पर आते ही जो ग्रीन हाउस गैसेज वहां धरती पर हैं वो क्या करती हैं, उन गैसेज उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनमें से जो रेडिएशंस बैक होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिससे कि वहां पर एक इंसुलेशन प्रॉपर्टी बन जाती है। और इंसुलेशन प्रॉपर्टी बनने की वजह से क्या होता है कि अर्थ का वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उससे फ्रीजिंग जो है वो प्रिवेंट होती है। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं। देखिए, इस डायग्राम में हम कुछ गैसेस को दिखा रहे हैं, जस्ट लाइक CO2 हो गया, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, अभी हमने कहा कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उस समय ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि गैसेस का जो कंसंट्रेशन है जो कि हीट को ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर में, उसे ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे गैसेस जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लूरिनेटेड गैसेस जस्ट लाइक हेलेंस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सारी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी के अंदर आती है। अब जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके कॉजेज हमें पता होने चाहिए कि आखिर ये इफेक्ट होता क्यों है। तो उसके जो मेन कॉजेज हैं वो हैं आपके बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल। देख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो वहां पर जितनी भी हीट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो तो इसके अंदर आएगी ही आएंगी। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक आपका कोयला हो गया या नेचुरल ऑयल्स हो गए या जो नेचुरल गैस हो गई, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, इनकी जब बर्निंग होती है, तो उस समय एयर में बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज होती है। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो अगर उसकी मात्रा वहां पर बढ़ रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा ही होगा। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगल हम काट रहे हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं रामपथ डिफॉरेस्टेशन की, रामपथ का मतलब क्या है कि जब हम अनकंट्रोल्ड वे में डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब बहुत ज्यादा हम तेजी से जंगलों को काट रहे हैं तो उसे हम रामपथ डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इस वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही होता है, क्योंकि जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम रिलीज होगी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। साथ ही साथ प्लांट्स जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन भी घट जाएगी, उसके अंदर भी रिडक्शन होगा। साथ ही साथ जो पेड़ हम काट रहे हैं उनकी लकड़ियों को हम जलाएंगे, ठीक है, और अगर हम उसको जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस एड ऑन होंगी ही होंगी। इसके बाद है फार्मिंग। अब हमें लगता है कि भाई खेती तो अच्छी होती है, इसे कैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं? तो भाई ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज है, क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं।
ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसी गैस को ये रिलीज करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी कॉज हो गया। उसके बाद है पॉपुलेशन इंक्रीज। ये देखने में बहुत ही अननोटिसेबल लगता है, हमें लगता है कि यार इससे कैसे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअल में जब पॉपुलेशन बढ़ती है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में तो क्या होता है, रिसोर्सेज का प्रेशर बढ़ता है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लगते हैं। और जब वो कम पड़ने लगते हैं और उनकी डिमांड हायर होती है तो हम क्या करते हैं, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जब चीजों की हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देते हैं तो हार्मफुल गैसेस का एमिशन भी उससे बढ़ जाता है, हार्मफुल गैसेस भी उससे ज्यादा निकलने लगती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल। इसका भी हमें सीधा सीधा तो लगता नहीं है कि भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई इसका रोल होगा, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको हम लैंडफिल के रूप में ले जाते हैं उनसे, या फिर जो हम कहते हैं कि कॉयल माइनिंग एक्टिविटीज जो होती हैं या जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, यहाँ से जो वेस्ट निकलता है इनको जब हम लैंडफिल में डालते हैं तो उसकी वजह से वहां पर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस का जनरेशन होता है। अब बात आती है इफेक्ट्स की कि हो क्या क्या रहा है इससे। तो ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा मतलब है जो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर था वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होता चला गया। जैसे अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो गर्मियां जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, अगर हम कहें कि 40 डिग्री टेम्परेचर वहां पर रहता था, लेकिन अब 10 साल बाद जो हम देख रहे हैं कि जब गर्मियां आती हैं तो ये टेम्परेचर एक्सीड होकर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और ये इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल इशू भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं, जस्ट लाइक CO2 हो गई, मिथेन हो गई, जो कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से निकल रही है, व्हीकल से एमिट हो रही है, इंडस्ट्रीज से निकल रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज से निकल रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं एनवायरमेंट में इशू कॉज कर रही है और इशू कॉज होने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। उसके बाद है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बहुत टाइम से ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसे हम इससे हम इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमें पता है ओजोन लेयर जो है, जो कि स्ट्रेटोस्फियर के अपर रीजन में मिलती है, समताप मंडल के ऊपर की तरफ मिलती है। ये एक ऐसी लेयर है कि सूरज से जो यूवी रेज आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको पृथ्वी तक आने नहीं देती। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। अब ओजोन लेयर में छेद हो गया है तो इसकी वजह से जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच रही है, अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही है। उसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, तो गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। उसके बाद है स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन। स्मॉग का मतलब होता है जब स्मॉग और फॉग एक साथ मिल जाते हैं तो उसको शॉर्ट में हम स्मॉग कहते हैं। इससे ये कैसे हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, मैन मेड एक्टिविटीज से भी हो सकता है। जनरली अगर हम बात करें तो स्मॉग बेसिकली कब बनता है, जब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स होती हैं ये धीरे धीरे जब एक्यूमुलेट होने लगती है तो एक्यूमुलेट होने की वजह से एक हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा एनवायरमेंट हो जाता है, उसी को ही हम स्मॉग कहते हैं। आपने देखा होगा जो पराली जलाई जाती है सर्दियों के टाइम पे, तो पराली जलाई जाती है तो आज पंजाब हरियाणा के आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर सर्दियों के टाइम पर ऐसा लगता है जस्ट लाइक कोहरा हो गया है, बट एक्चुअल में वो कोहरा नहीं होता, वो स्मॉग होता है जो कि पराली के जलने की वजह से हुआ है। क्योंकि जब वो बर्न होती हैं तो उनसे नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं जो कि वहां पर एक ऐसा एनवायरमेंट बना लेती है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब ये स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री के एमिशन से, एग्रीकल्चर फायर से जो मैंने आपको बताया पराली जलाना, नेचुरल फॉरेस्ट फायर से, इन सब की वजह से क्या होती है, इनके जो केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से वहां पर स्मॉग का फॉर्मेशन हो जाता है।
इसके बाद है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस का टोटल अमाउंट एयर में जब बढ़ जाता है तो जो हमारे वर्ल्ड में जो वाटर बॉडीज हैं वो एसिडिक हो जाती हैं। कैसे? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, और रेन वाटर के साथ मिक्स होने के बाद जब वो बारिश गिरती है तो वो एसिड रेन की तरह से गिरती है। अब वो एसिड रेन की तरह से गिर रही है तो वो एसिड बेसिकली जा कहाँ रहा है? वाटर बॉडीज में जा रहा है, और वाटर बॉडीज में जा करके वाटर बॉडीज को एसिडिफाई कर रहा है, उसको बहुत ही ज्यादा एसिडिक कर रहा है। साथ ही साथ जो रेन वाटर आ रहा है उसमें कंटामिनेंट्स भी होते हैं। ये कंटामिनेंट्स जब पानी में गिरते हैं, स्ट्रीम्स में गिरते हैं, लेक्स में गिरते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को वो एसिडिफाई कर देते हैं। तो इससे एसिडिफिकेशन भी बढ़ गया है। अब बात आती है कि भाई ये तो सारी चीजें हो गई कि किस वजह से बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, और पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं। डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एनर्जी कंजर्वेशन की। तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी को कंजर्व करना शुरू कर दें तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में कमी आ जाएगी। कैसे कमी आ जाएगी? भी हमें पता है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है हम कोशिश करें कि उसको हम थोड़ा कम कर दें, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से ही तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एमिट हो रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन में, उसको हम थोड़ा चेंज कर दें, सोलर एनर्जी का हम यूज करने लग जाएं, या हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी का यूज करने लग जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने लग जाएं। तो इससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग रुक जाएगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी उससे रुकने लगेगा। अब बात आती है अफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों की कटाई होता है, तो अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? वनीकरण, यानी कि जंगलों को उगाना। तो हम प्लांट अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं लार्ज स्केल पर, जिससे कि जब हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ लगाने पर वहां ज्यादा मात्रा में CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स को अगर हम लगा रहे हैं तो रात के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और एयर के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, जिससे कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि लगभग 30% जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट से ही रिलीज होती हैं, तो हमें इसको कंट्रोल करना होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना सकते हैं। मतलब कि हम कोशिश करें कि कम नंबर में ऑटोमोबाइल्स को रन करें। दिल्ली में कुछ साल पहले ये चीज आई थी कि ऑड एंड इवन नंबर, यानी कि एक दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और एक दिन सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। तो उससे क्या होता कि लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट को शेयर करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज हम कर सकते हैं, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं सिंगल ट्रांसपोर्ट की जगह। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पर ये चीजें करते हैं तो इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हम कट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आती है पॉलिसी इंटरवेंशन। सीधी सी चीज है, किसी चीज को बैन करना है तो उसके लिए उसके यूजेस के लिए हम पॉलिसी बना दें। तो ये जरूरी है कि पॉलिसी इंटरवेंशन किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। अब कैसे हम कर सकते हैं, हम किसी पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं, उसके अंदर हम अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस और एनफोर्समेंट को डाल सकते हैं। देखिए, रेगुलेशन आप लगा दीजिए प्लस आप फाइन लगा दीजिए। जब आप फाइन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज से डरते हैं, सजा का डर सभी को होता है। तो हम ये चीज कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उनके अंदर उनके साथ मिलकर के हम ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं और उन पॉलिसीज को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।